हेलो बच्चों, श्री अमिचंद ITI भुवाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि हम इस समय वर्कशॉप कैलकुलेशन द्वितीय वर्ष की रिवीजन सीरीज पढ़ रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर की रिवीजन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो से हमने अलजेब्रा शुरू की थी। बीजगणित के अंदर हमने अभी तक घातांक एवं करणी टॉपिक पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू से पढ़ते हैं कि चर अचर क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया था पहले कि किसी भी समीकरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होता है। कोई भी समीकरण होता है इन दो राशियों पर आधारित होता है, चर अचर पर। चर जो होता है समीकरण के अंदर काम आने वाले जो भी अज्ञात मान राशियाँ होती हैं, जिनका मान हमें पता नहीं होता और हमें उनका मान ज्ञात करना होता है, तो उन अज्ञात मान राशियों को चर कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। समीकरण के अंदर इन अज्ञात मान राशियों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अक्षर ABC आदि का उपयोग किया जाता है। चर राशियों का मान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय परिवर्तित हो सकता है। जैसे हम लिखें कि a बराबर 20, तो हम यहाँ कहेंगे कि a एक चर राशि है जिसका मान 20 है। इसी प्रकार अगर हम यूँ कहें b बराबर 30, तो b दूसरी चर राशि है जिसका मान 30 है। अगर हम c बराबर लिख दें a प्लस b, तो यानी कि जो चर राशि a और b को मान प्राप्त है, उन दोनों मानों का योग करके जो मान आएगा वो राशि c को जाएगा। तो यानी c का मान 20 प्लस 30 50 होगा। लेकिन प्रक्रिया के दौरान यदि a का मान 20 के बजाय 30 हो जाता है, तो c का मान 60 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a, b, c ये चर राशियाँ हैं, यानी इनका मान प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित हो सकता है। और चर राशि उन्हीं राशियों को कहते हैं जिनका मान प्रक्रिया के दौरान चेंज होता है, परिवर्तित होता है। दूसरी राशि होती है अचर। अचर राशियाँ वे जिनका मान स्थिर होता है, फिक्स रहता है, परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि 40 या 100, जो भी सांख्यिकी है, संख्याएं हैं, वो सारी अचर हैं। लिख देते हैं 105, ये सारी अचर हैं। इस समीकरण में देखें 30 अचर है, ये 30 अचर हैं, ये सारे अचर हैं। अब चर और अचर को अगर किसी गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में संबंधित कर दिया जाए। गणितीय संक्रियाएं मूल रूप से 4 होती हैं। गणितीय संक्रियाएं 4 पहली योग, ये योग है, घटाव, गुणा और भाग, ये गणितीय संक्रिया है। अगर इन गणितीय संक्रिया द्वारा चर अचर राशि को आपस में संबंधित किया जाए तो आपका व्यंजक बनता है। अगर मान लो आपके पास कोई चर राशि x है और उसको आपने गुणा संक्रिया से 5 से गुणा किया, तो आपको आया 5x। ये 5x एक व्यंजक कहलाता है। इसी प्रकार अगर हमारे पास है 2x प्लस 10, इस 10 को 2x अलग व्यंजक मानते हैं, 10 को अलग व्यंजक मानते हैं। इन दोनों व्यंजकों को हमने गणितीय चिन्ह योग द्वारा व्यवस्थित कर दिया, संबंधित कर दिया, तो हमारा जो यहाँ पर बनता है ये व्यंजक बनता है। और इसी व्यंजक को हम समीकरण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास यूँ दिया जाए कि 5y बट्टे 2, तो यहाँ पर हमने गणितीय संक्रिया भाग का उपयोग किया है। 5y के अंदर 2 का प्रयोग किया, तो ये भाग द्वारा आपस में संबंधित है, ये भी एक व्यंजक है। लेकिन ध्यान में देने योग्य बात ये है
कि जब दो राशियों को गुणा के द्वारा या भाग को द्वारा ये संबंधित कर दिया जाता है तो जो व्यंजक का पद बनता है इसे एक पदीय व्यंजक बोलते हैं। एक पदीय व्यंजक कहा जाता है। लेकिन 2x + 10 अगर जोड़ का या योग का उपयोग करते हैं, जैसे हमने लिखा कि y - 10, तो यहाँ पर जब जोड़ का या माइनस का बाकी का निशान हमने उपयोग किया तो जो व्यंजक बना है उसे हम द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। इसे हम द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। तो इस प्रकार कोई भी व्यंजक है वो एक पदीय हो सकता है, द्विपदीय हो सकता है, त्रिपदीय होता है। और किसी भी व्यंजक को आपको देखना है कि ये कितने पद का है तो उसके अंदर आप देख लीजिए कि जोड़ के या घटाव के कितने निशान हैं। जितने निशान है उसमें एक जोड़ करके ज़्यादा हो जाता है। बताइए, जैसे कि अगर आपने मेरे पास यूँ आया कि 2x + 3y - 5, तो आप इस व्यंजक को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर माइनस और प्लस ये दोनों निशान कितने हैं? 2। एक जोड़ का है, एक बाकी का, ये 2 निशान हैं। तो ये व्यंजक 2 में एक जोड़ दीजिए, ये व्यंजक त्रिपदीय व्यंजक कहलाएगा। इस व्यंजक को त्रिपदीय व्यंजक कहा जाएगा। इस व्यंजक को त्रिपदीय व्यंजक कहा जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाती है कितने पद का समीकरण है या व्यंजक है। अगर आपके व्यंजक के अंदर एक पद भी हो सकता है, समीकरण में एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं। तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इस प्रकार हम समीकरण को पहचानेंगे। दूसरा, हम देखते हैं समीकरण को विभाजित किया जाता है उसकी घातों के हिसाब से। उसमें जो चर हमने काम में लिया है, जो चर राशि काम में ले रहे हैं, उस चर राशि पर कौन सी कितनी घात लगी हुई है, उन घात के हिसाब से भी हम उन्हें समीकरणों को आगे जा कर के उसके अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। देखिए, आप समीकरण के प्रकार देखते हैं हम। अगर सबसे पहला है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण भी कहा जाता है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण भी कहा जाता है या सरल समीकरण भी कहा जाता है। रेखीय समीकरण, अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है कि x + 3 = 20, तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है ये रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर जो चर राशि काम में ली हुई x है और x की घात है 1, यानी इसकी जो घात होती है ये 1 है। दूसरी बात, कितने पद का है, तो इस पद के अंदर अगर हम देखें x, तो 1, 2 और 3 ये त्रिपदीय व्यंजक है। अगर हम युगपत समीकरण की बात करें तो हमारे पास कोई समीकरण है कि x + y - 20 = 0, ये युगपत समीकरण है। इसमें 2 चर राशियाँ हमने काम में ली है, x और y, लेकिन दोनों चर राशियों की जो घात है वो 1-1 ही है। और पद की बात करें तो पद इसके अंदर 1, 2, 3 पद है। गणितीय चिन्ह हमने बताया था कि पदों को व्यक्त करते समय गणितीय चिन्ह जोड़ और बाकी देखे जाते हैं। तो जोड़ बाकी के निशान हम देखते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 1 और 1 2, 2 में एक जोड़ दीजिए 3, तो 1, 2, 3 ये त्रिपदीय व्यंजक है। ये त्रिपदीय व्यंजक है, तो ये इसको बोलेंगे हम रेखीय त्रिपदीय व्यंजक है। तो इस प्रकार जो रेखीय समीकरण होते हैं उसके अंदर चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। अब अगला जो समीकरण है हमारे पास वो है द्विघात समीकरण। दूसरा वो होगा हमारा द्विघात समीकरण। जो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण होता है वो उसका रूप ये ax² + bx + c, ये मानक द्विघात समीकरण होता है। इसके अंदर जो चर राशि होती है उसकी घात 2 होती है और पदों की संख्या 3 होती है, 1, 2,
3। तो इसके अंदर x चर राशि है और a b c ये तीनों के तीनों अचर स्थिरांक है जो किसी संख्या को व्यक्त करते हैं, और x जो है ये चर है, x चर है। तो कोई भी द्विघात समीकरण होगा, मानक द्विघात समीकरण, उसका रूप ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। और आप अगर किसी समीकरण को हल करते हैं तो उस समीकरण का इस रूप में होना आवश्यक होता है, इस रूप में होना आवश्यक होता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारे पास कोई समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, x² माइनस 3x माइनस 10, ये समीकरण हमें दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम इस समीकरण को इस रूप में लेकर के आएंगे। तो x² प्लस हमने माइनस 3 को ब्रैकेट में ले लिया, x प्लस माइनस 10 बराबर हुआ 0। x के पास स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हमने लगाया गुणांक 1। तो आप देखेंगे यहाँ ax² है तो यहाँ 1x² है, यानी a की जगह यहाँ 1 लगा हुआ है। इसके अंदर देखें प्लस का प्लस है, bx तो यहाँ है माइनस 3x, यानी b का मान है -3, फिर प्लस है, इसमें भी प्लस है, c है, c के में इसकी जगह यहाँ लगा है -10। यानी अगर हम देखें समीकरण से a का मान होगा 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का जो मान होगा वो -10। तो ये जो भी द्विघात समीकरण होगा वो इस प्रकार का रूप में होगा, मानक रूप कहा जाता है समीकरण का इसको। और इस प्रकार के समीकरण का जब होता है तो हम उसको दो विधियों द्वारा हल करते हैं। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि से और दूसरी विधि होती है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो मैं आपको पहले गुणनखंड विधि भी बताता हूँ वो कैसे की जाती है। हमारा मानक द्विघात समीकरण का रूप ये है ax² प्लस bx प्लस c, और इस समीकरण के अंदर हमको इनको हल करने की विधि का अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जब हम किसी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि इसकी जो चर राशि होती है x के हम मान ज्ञात करेंगे, और x के जो मान हम ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के, उन x के उन मानों को मूल कहा जाता है, यानी समीकरण का मूल कहा जाता है। हमें दो मूल प्राप्त होंगे द्विघात समीकरण में, हमें दो मूल प्राप्त होते हैं, जितनी घात होती है उतने मूल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें मूल प्राप्त होगा 2। तो पूछा जाए कि किसी भी समीकरण का मूल क्या होते हैं, तो किसी भी समीकरण के मूल वह मान होते हैं जिससे कि वह समीकरण पूर्णतः संतुष्ट होता हो, यानी उसका मान रखने पर अंत में 0 आए तो वह समीकरण संतुष्ट माना जाता है। तो समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम जो पहली विधि काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। इसको कहा जाता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के अंदर हमारा जो समीकरण है वो हम लेते हैं पहला समीकरण कि x² माइनस 3x माइनस 10। अब जबकि हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं, इसलिए इसके मूल जो होंगे उनको जब इस समीकरण में रखेंगे तो उनका मान 0 होना चाहिए, तब इसके मूल बिल्कुल सही मानेंगे। यानी पूछा जाए कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे, तो समीकरण के मूल वे मान होते हैं जो चर राशि के स्थान पर रखने पर समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करते हैं, उसके मान को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके लिए x² माइनस 3x बराबर 0 हमको करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को इस रूप में लेंगे, मानक रूप में। तो ये मानक रूप में जो समीकरण लेंगे तो इसका रूप ये होगा 1x² प्लस माइनस का 3x प्लस माइनस 10 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि के अंदर क्या कहा जाता है कि
ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और जो स्थिरांक होता है यानी सी, इन दोनों का गुणनफल निकाला जाता है, इन दोनों का गुणनफल निकाला जाता है। साथ ही मध्यवर्ती पद जो कि एक्स का गुणांक है बी, उसको ऐसे दो पदों में तोड़ा जाता है या ऐसे दो पदों का अंतर के तौर पर लिया जाता है कि उन पदों को गुणा करने पर गुणनफल ए और सी के बराबर आए और योग या अंतर निकालने पर बी के आए। तो हम इसको यूँ करेंगे कि बी को हमारे पास ए का मान है 1, बी का है -3 और सी का मान है -10। गुणनखंड के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए और जो स्थिरांक है यानी सी, ए को और सी को गुणा किया जाता है। तो ए और सी को हम गुणा करेंगे तो 1 - 10 यानी आया -10। अब हम b को देखेंगे तो b को हम ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे। तो b का मान है हमारे पास -3, तो -3 को हम ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि उन दो पदों का अंतर तो -3 हो लेकिन गुणनफल -10 के बराबर हो। तो यानी अगर हम b को तोड़ लेते हैं 5 b बराबर कर लेते हैं हम b1 प्लस माइनस b2। तो हम देखते हैं b1 तो हम प्लस माइनस b2 करेंगे तो हम यहाँ करते हैं -5 + 3 -5 + 3। तो आप देखेंगे -5 में से +2 करेंगे तो -5 में से +2 होगा तो ये आएगा -3 के बराबर। और जब b1 गुणा b2 को जब आप गुणा करोगे -5 गुणा 2 तो ये होगा -10 के, और ये -10 बराबर होगा a गुणा c के। यानी आपको समीकरण के अंदर से पहले x² x और स्थिरांक c के मान लेने हैं और फिर a को और c को गुणा करके देखना है क्या आता है। तो a और c का मान आता है -10। उसके बाद में आपको b लेना है। b को आपको ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि जिनका आप योग या अंतर b के बराबर हो लेकिन उन दोनों को गुणन करने पर a और c के बराबर हो। तो मैंने b का मान -3 था, b के मान -3 को मैंने -5 + 2 दो पदों में तोड़ा तो -5 में से 2 जाता है तो -3 ही आता है, लेकिन -5 को 2 से गुणा करने पर -10 आता है जो कि a गुणा c के बराबर है। तो इस प्रकार हम इनको तोड़ सकते हैं। तो अब आगे की प्रक्रिया देखिए। तो अब हम इस समीकरण को तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के लिखने पर ये हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। यहाँ पर हम समीकरण में जो गुणनखंड कर दिए हैं उसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने में पहले जोड़े के अंदर आप देखते हैं x दोनों पदों में कॉमन है तो x हम यहाँ कॉमन लेंगे, ये होगा x - 5 प्लस दूसरे में हम देखें 2x - 10 है, यहाँ पर 2 कॉमन होगा, अंदर आएगा x - 10 बराबर 0। फिर हम इसके अंदर दोबारा कॉमन लेंगे तो ये x - 10 x - 5 यहाँ पर भी कॉमन है, x - 5 यहाँ पर भी कॉमन है तो x - 5 फिर दोबारा कॉमन लिया, अंदर बचा x + 2 बराबर 0। अब चूँकि x के 2 मान आ रहे हैं जो कि इस समीकरण के मूल है, इसलिए दोनों मूल इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए यानी इनका मान 0 के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम या तो x - 5 बराबर 0 के रखेंगे या x बराबर हो जाएगा 5। x का पहला मूल आ जाएगा 5 समीकरण। दूसरा x - 2 बराबर 0 रखेंगे या x बराबर 2 रखेंगे। अगर आप x बराबर 5 या x बराबर 2 इस समीकरण में x के जगह पर रखोगे तो उसका जो मान होगा वो 0 होगा। आप देख सकते हैं इसको। तो देखते हैं हम करके। अगर x बराबर 5 रखते हैं हम यहाँ पर
तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 5 माइनस 10 बराबर 0। ये मैंने इसका मान रखा है। तो देखते हैं 55 25 माइनस 15 माइनस 10 बराबर 0। तो 25 माइनस 15 माइनस 10 जुड़ा माइनस 25 बराबर 0। 25 में से 25 गया 0 बराबर 0, यानी ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये इसका मूल है। अगला देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी जो विधि है वो है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा उन समीकरणों को हल किया जाता है जिनका निराकरण गुणनखंड विधि द्वारा नहीं होती। तो दूसरा पर देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि श्रीधराचार्य द्वारा किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो आपका जहाँ जो मानक द्विघात समीकरण है वो ये है ax² + bx + c। और इसके लिए श्रीधराचार्य द्वारा एक सूत्र प्रतिपादित किया गया था जिसके से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए सूत्र ये था कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे 2a। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करने के हेतु कि आपको मानक समीकरण से a का, b का और c का तीनों का मान निकालना होगा। और तीनों का मान निकालने के बाद में श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर a, b, c का मान रखा जाता है। वहाँ से x के हमें दो मान मिल जाते हैं सीधे। तो ये x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। तो b² माइनस 4ac ये पद है, इसे विविक्तिकर कहा जाता है। इसे विविक्तिकर कहते हैं। और ये ही समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्धारित करता है कि समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे, ये निर्धारित करता है। तो विविक्तिकर को हम यदि d द्वारा व्यक्त करते हैं तो d बराबर b² माइनस 4ac। अगर समीकरण के अंदर b के और ac के मान रखने पर d का जो मान है अगर 0 से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। और अगर d का मान 0 के बराबर होते हैं, d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक हैं और समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और यदि d का मान 0 से कम होता है तो मूल अवास्तविक होंगे। मूल अवास्तविक हो जाएंगे, यानी काल्पनिक मूल होंगे। तो विविक्तिकर निर्धारित करता है कि किसी भी समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक है, असमान है, या अवास्तविक है, या असमान है। और जो विविक्तिकरण के निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। और श्रीधराचार्य सूत्र से हमें समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे। पहला मूल हो जाएगा x बराबर माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac बटे 2a। और दूसरा मूल होगा x बराबर माइनस b माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर एक बार प्लस का निशान उपयोग करना है, दूसरी ओर माइनस का निशान उपयोग करना है, उससे हमें इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा
समीकरण के मूल किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम वही समीकरण उपयोग कर लेते हैं जो कि हमने गुणनखंड विधि के अंदर काम में लिया था। तो हमारा समीकरण था x² - 3x - 10 बराबर 0। इस समीकरण को हमने मानक रूप में परिवर्तन किया तो ये हुआ 1x² प्लस ब्रैकेट में -3x प्लस 10 प्लस -10 बराबर 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ। तो हम इस समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करते हैं तो a का मान हमें प्राप्त होता है 1, b का मान प्राप्त होता है -3 और c का जो मान है वो प्राप्त होता है -10। श्रीधर आचार्य सूत्र का हम उपयोग करते हैं मूल की प्राप्ति हेतु। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। तो यहाँ हम b का मान रखते हैं -3, तो माइनस और b का मान हमने रख दिया -3 प्लस माइनस √b² का मान हुआ -3 का स्क्वायर -4, a का मान हुआ 1 और c का हुआ -10 बटे 2a। 2 गुणा a का मान हमारा हुआ 1। अब हम समीकरण को हल करते हैं तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस हो गया, 3 प्लस माइनस √3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। यहाँ माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो 4 एकम 4, 4 को 10 से गुणा के 40, लेकिन 40 आएगा प्लस का 40 बटे 2। तो ये हुआ 3 प्लस माइनस √49 बटे 2 बराबर 3 प्लस माइनस 49 का हम वर्गमूल लेते हैं 7 बटे 2। इस प्रकार x के हमें 2 मान प्राप्त होते हैं। x बराबर 3 प्लस 7 बटे 2, 7 और 3 10 बटे 2 यानी 5। x का पहला मूल प्राप्त होता है 5। अगर हम 3 -7 लें तो x बराबर 3 -7 बटे 2 बराबर -4 बटे 2 यानी दूसरा मूल हमें प्राप्त होता है -2। तो x के दोनों मूल बड़ी आसानी से श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम श्रीधर द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर कई बार आपको मूलों के योग दिया होगा, गुणनफल दिया होगा और आपसे मूल समीकरण मांगा जाएगा कि मूल समीकरण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए कि अगर हमारा द्विघात समीकरण हम मानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात समीकरण है। और इसके मूल, अगर इसके मूल हम मानते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके 2 मूल हैं। ये इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा मूलों का अगर गुणनफल अगर हमको निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है c/a। तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए c/a और योगफल निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसके द्वारा हम किसी भी समीकरण के मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। इसके लिए
हम एक बार फिर से हमारे द्विघात समीकरण को काम में लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और ये समीकरण हमने हल किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें x हमने कॉमन लिया था। x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 बराबर 0। फिर हमने x माइनस 5 इनमें कॉमन लिया, तो ये x माइनस 5 हमने कॉमन लिया, तो बचा x प्लस 2 बराबर 0। इससे हमें x समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए, x बराबर 5 और दूसरा मूल आया माइनस 2। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं, योगफल निकाले गुणनफल निकाले, तो योगफल जो होता है, योगफल हमारा आता है 5 प्लस माइनस 2 बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। हमारा योगफल आता है 3। और गुणनफल अगर हम निकालते हैं तो गुणनफल हमारा आता है 5 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस 10। अगर हम सीधा योगफल निकाल लें सूत्र के से a और b का मान लेकर के, तो इस सूत्र के अंदर, इस समीकरण के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके अंदर b का जो मान है हम देखते हैं, a का मान हमें 1 है, b का मान हमारा माइनस 3 है और c का मान माइनस 10 है। ये a b c के मान आते हैं हमारे पास। अब ये अगर हम इसके द्वारा अगर हम मूल निकालते हैं तो माइनस b बटे a, तो माइनस b का मान हमें दिया हुआ है माइनस 3, a का मान है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस गुणा हुआ 3, 3 में 1 का भाग गया 3। यानी सीधा तरीके से भी अगर हम मूलों का योगफल निकालते हैं तो हमारे पास 3 आते हैं। फिर यहाँ पर भी हमने देखा योगफल हमारा 3 आते हैं, जो कि हमने गुणनखंड विधि से पहले हल किया, मूल निकाले और मूलों का योगफल निकाला। इसी प्रकार गुणनफल हम निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर c बटे, तो c का मान है माइनस 10 और a का मान है 1, माइनस 10 में 1 का भाग दिया तो माइनस 10 आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुणनफल माइनस 10 आता है और हमने गुणनखंड की विधि द्वारा मूल निकाल करके उनका जो गुणनफल निकाला वह भी माइनस 10 आता है। तो मुख्यतः ये मूलों का गुणनफल और योगफल हमारे द्वारा मुख्य समीकरण है प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखो हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम मूलों का गुणनफल और योगफल हमें दिया हो तो हम मूल समीकरण कैसे प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। बराबर 0। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। हमने देखा था कि अभी हमने सूत्र समीकरण काम में लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये सूत्र समीकरण हमने काम में लिया था और इसके जो मूल प्राप्त हुए थे हमें 5 और माइनस 2, ये दो मूल हमें प्राप्त हुए थे। तो हमें परीक्षा के अंदर इस समीकरण के ये समीकरण नहीं दिया हुआ होगा, केवल मूलों का गुण योगफल और गुणनफल दिया होगा या केवल मूल दिए हुए होंगे। तो हम सबसे पहले मूल, अगर हम इसको मान लें कि हमारे पास ये 5 है, ये अल्फ़ा है और माइनस 2 है, ये बीटा है, तो हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 बराबर 3।
और गुणनफल निकालेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर 5 गुणा -2 यानी -10। ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती है तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ सूत्र है x² माइनस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हमें दिया हुआ है 3 गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल हमने निकाला है 10 बराबर 0। तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यानी हमें मूल समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं, यही समीकरण था हमारा। अगर मूल दिए हुआ तो आप उसका सीधा जोड़ और गुणा कर सकते हैं। अगर मूल न दिया हुआ हो तो आप ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए आपको अपने दिए हुए समीकरण को मानक रूप में रखना होगा, उससे आप ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न बताता हूँ जो कि गुणनखंड विधि पर और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल होंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए हम पहला प्रश्न है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण के अंदर आप देखेंगे b का मान है -3, a का 2, c का 5। तो हम a को c को गुणा करते हैं 5 दूनी 10। तो हम c को ऐसे पदों में तोड़ते हैं जिसका मान जिनका अंतर या योगफल -3 के बराबर हो लेकिन गुणनफल 10 के बराबर हो। तो हम इसको तोड़ते हैं 2x² माइनस 5 प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5। द्विघात समीकरण के लिए पहला प्रश्न है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखेंगे कि इस समीकरण के अंदर a का मान है 2, b का मान -5 और c का मान है 3। तो हम जब a को c से गुणा करते हैं 2 3 6, तो -5 जो b है हम उसको ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि उनका अंतर या योगफल तो -5 के बराबर हो लेकिन गुणनफल 6 के बराबर हो। तो हम इसको तोड़ते हैं 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर। अब देखते हैं 2 3 6, 2 3 6 आएगा और 2 को 3 से 2 और 3 -2x माइनस 3x दोनों को जोड़ेंगे -5x आ जाएगा। 2 को 3 को गुणा करेंगे 6 आएगा जो कि ए और सी के गुणनफल के बराबर है। जोड़े बनाएंगे हम, पहला जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा ये। इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो 2x हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बच गया 1। इसी प्रकार यहाँ हमने कॉमन लिया 3, तो अंदर बचा x माइनस का 1, x माइनस 1 बराबर 0। देखते हैं x -1 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो x -1 भी हम कॉमन लेते हैं। तो x -1 अंदर मिला हमें 2x माइनस 3 बराबर 0। अब समीकरण की संतुष्टि के लिए हम इसके मूलों को 0 के बराबर रख करके चेक करेंगे। तो x -1 बराबर 0 हो या x बराबर हो जाएगा 1। दूसरा मूल चेक करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो या 2x बराबर 3 हो या x बराबर हो 3/2। तो हमें समीकरण के दो मूल मिलेंगे, x बराबर 1 और 3/2। तो ये x के दो मूल हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा समीकरण हम देखते हैं
दूसरा समीकरण हमारा है 9x² - 3x - 2 बराबर 0। हम यहाँ देखते हैं गुणनफल है हमारा a का उसी का 9 दूनी 18। तो हम जो b है उसको ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे जिनका अंतर या योगफल -3 है, या गुणनफल है 18 के बराबर है -18 के। तो हम देखते हैं इसको हम लिखेंगे 9x², यहाँ हम लिखेंगे -6x + 3x - 2 बराबर 0। तो -6x में से 3x जाता है, -3x आता है, 36 18 -6 को +3 से करेंगे तो ये -18 होगा। अब हम जोड़े बना के देखते हैं 9x और 6x को हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन आना था। हमने कॉमन आया 3x हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x - 2। इसमें हमारा कॉमन आया 1, अंदर बचा 3x - 2 बराबर 0। देखते 3x - 2 यहाँ फिर कॉमन आ रहा है, तो हम 3x - 2 को फिर कॉमन लेते हैं और बचता है हमारे पास 3x + 1 बराबर 0। अब इसके मूलों को चेक करते हैं, उसके लिए इसे 0 के बराबर रखेंगे। तो या तो 3x - 2 बराबर 0 होगा, या 3x बराबर 2 होगा, या x बराबर 2/3। इसी प्रकार हम चेक करते हैं 3x + 1 को। 3x + 1 बराबर 0 होगा, या 3x बराबर होगा -1, या x बराबर होगा -1/3। तो x के दो मूल हमें मिल जाएंगे, x बराबर होगा 2/3 और -1/3। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करने के 200 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं फिर आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा जो कि श्रीधराचार्य सूत्र पर और गुणनखंड विधि पर आधारित होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।